नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग घटना चक्र की जो जीके करके बुक आती है, उसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं, साइंस बचा है तो साइंस मुझे करवाना है। और आपका आज हम लोग इन्वायरमेंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लगभग हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आते हैं और छोटा सा टॉपिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आजकल इसका एक तरीके से देखा जाए तो योगदान थोड़ा बढ़ भी गया है, करीब 6-7 प्रश्न अब आने लगे। पीसीएस में तो 10-12 प्रश्न आते हैं और एक तरीके से इसमें वो इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे दिए गए होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर होगा, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ-साथ अगर आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है, तो जो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने एक तरीके से पीडीएफ के माध्यम से बनाई है, आप लोग उसको टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के ले सकते हैं। उसकी जो एक तरीके से देखा जाए जो सैंपल पीडीएफ है, वो वहीं पे आपको प्राप्त हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अच्छी लगे और कह सकते हैं लाभदायक लगे, तो आप लोग उसको ज़रूर टेलीग्राम के माध्यम से ले लीजिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिलहाल जो आज का लेक्चर है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट आपका एनवायरनमेंट देखेंगे, वो सारे पॉइंट देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पर्यावरण का। तो 1 सेकंड, अगर लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ये आप लोग का अपना चैनल है, जो चीज़ आप कहते हैं उसको मैं पढ़ाता हूँ। फिलहाल आप लोग की मांग इस समय आ रही है घटना सार करंट अफेयर ना, तो मैं एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरी घटना सार करंट अफेयर दे दूँ। आर ओ का जो मेंस का एग्जाम है और पीसीएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, साथ साथ अन्य जो एग्जाम लगे हैं, तो एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा पीडीएफ नहीं मिला और पीडीएफ में अगर बुक खरीद के पीडीएफ बना लेता हूँ तो 1-2 दिन पढ़ने में लगेगा, फिर पढ़ के मैं आप लोग को उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा और आप लोगों को करंट अफेयर की पूरी मैराथन एक ही वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? और तब तक आप लोग क्या करिएगा, जो उसका समरी होता है वो मैंने पढ़ाया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वहां से भी आती हैं। ऐसा नहीं है समरी देखे चले जाएंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। तो क्या होता है पर्यावरण? तो बेसिकली पर्यावरण की अगर मैं बात करूं, तो जो पृथ्वी है ना, उस पे पाए जाने वाले जैसे कि भूमि, जल, वायु, जीव, जीव में पौधे और आपके जंतु हो गए, का जो समूह होता है और जो हमारे चारों ओर से एक तरीके से घेरा होता है, उसी को हम लोग सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। और पर्यावरण के अगर देखा जाए तो अजैविक और जैविक, मतलब अजैविक मतलब नॉन लिविंग और जैविक मतलब लिविंग। कहने का मतलब अजैविक मतलब जो जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव, और जैविक मतलब जीव के संगठक आपस में क्या होता है, अंतक्रिया करते हैं, अंतक्रिया भी करते हैं, ठीक है? और ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि देखिए, कन्फ्यूजन बेसिकली 2 जगह होता है, एक आपका पर्यावरण में, एक आपका पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है? तो पर्यावरण बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जैसे हमें हमारे चारों ओर जो हमें घेरा हुआ है, आवरण है एक तरीके से, जैसे आपका लिविंग मतलब जैविक और अजैविक हो गया, या फिर कह सकते हैं कि आपका जीव और निर्जीव हो गया, तो ये पर्यावरण कहलाता है। लेकिन जब ये अजैव और जैविक घटक, मतलब अजैव मतलब वही आपके जो निर्जीव हो गए, जैविक मतलब जो सजीव हो गए, ये जब आपस में अंतर क्रिया करते हैं ना, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जब उनका हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। देखिए एक चीज़ है, एनवायरनमेंट अगर मुझसे पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है पीसीएस के लिए। उसमें मैं कॉन्सेप्चुअल के मतलब जितना कॉन्सेप्ट होता है, कहाँ से कैसी चीज़ें आती है, सब कुछ पढ़ा है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे, अगर अच्छे से पढ़ना है तो पूर्वावलोकन पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 60-70 हज़ार व्यू है इस पे, और बहुत सारे एनवायरनमेंट के लेक्चर लिए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। एनवायरनमेंट की क्लियरिटी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। 2 चीज़ 3 चीज़ मैं कहता हूँ, पॉलिटी पढ़ लीजिए, एनवायरनमेंट पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, अगला देखा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, इसमें एक परिभाषा दी गई थी। इसके अनुसार ये बताया गया था कि जो पर्यावरण है ना, ये किसी जीव के चारों तरफ घिरे जो भौतिक कह सकते हैं अजैविक तथा जो जैविक दशाएं, इनके साथ जो अंतक्रिया है, उसको सम्मिलित रूप से हम लोग पर्यावरण कहते हैं। बस ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, बेसिकली ये भी पूछता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो संरक्षण कब आया था, 1986, ठीक है? अगर हम ध्यान दें तो परि और जो आवरण शब्दों से अगर इसको जोड़ेंगे तो एक शब्द बनता है आपका क्या, तो पर्यावरण। इसकी उत्पत्ति उसी से हुई है। जैसे परि का मतलब होता है आपका चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, अर्थात ये चारों ओर से घेरे हुए जो आपके तत्व हैं, उन्हीं को हम लोग पर्यावरण कह सकते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, जैविक और अजैविक तत्वों वाले जो पारस्परिक आपके क्रियाशील तंत्र में इसकी क्या होती है, रचना होती है। अब यहाँ पे पर्यावरण के 2 आपके संगठक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक आपका भौतिक या फिर अजैविक कह सकते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे जैविक। तो देखिए भौतिक में बेसिकली वही जो निर्जीव है, स्थल हो गया, वायु हो गई, जल हो गई, ये सब आएंगे। जैविक में आपका पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे नोट में लिखा है कि जैविक तथा अजैविक मतलब आपका जो भौतिक है संगठन, जो घटक है, उनके अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, जैसे कि धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकचार
आपका विधि व्यवहार प्रतिमान आदि भी शामिल है। तो एक तरीके से सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। पर्यावरण बेसिकली दो प्रकार के तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, बेसिकली आपका सांस्कृतिक भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पर्यावरण है, तो पर्यावरण में आपको क्या आ रहा है, तो वायुमंडल आ जाएगा, जैव मंडल, इस तरीके से ये सब चीजें हैं इसमें। देखिए लिथोस्फीयर में क्या आ जाएगा, तो लिथोस्फीयर में तो आपका स्थल मंडल होता है, इसमें आपका पर्वत आएगा, मैदान आएगा, मरुस्थल आ जाएगा। जैव मंडल में आपका पौधे और आपका जंतु आ जाएंगे। जल मंडल में आपका हिम, झील, नदी, सागर आ जाएंगे। तो ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो वो सब कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या कर रहा है कि यह सभी जैविक और अजैविक अवयव का जो सम्मिश्रण है, जो जीवों को चारों ओर से क्या करता है, प्रभावित करता है, वही आपका पर्यावरण हो गया, ठीक है। चलिए बहुत सारी चीजें पर्यावरण के बारे में हम लोग देख लें। यहाँ पे पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण को हम लोग एक तरह से उनकी विभिन्नता को पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पर्यावरण की देखा जाए तो कारक अगर देखा जाए तो संसाधन के रूप में, ठीक है, नियंत्रण के रूप में ये कारक हो गए। अगर यहीं पे हम लोग बात करें स्तर कैसा होता है, तो आपका जीवाणु पर्यावरण तो लघु स्तर होता है और वृक्ष पर्यावरण का बृहद स्तर होता है। विभिन्नता देखा जाए तो कारक के हिसाब से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मृदा के प्रकार का, ठीक है, और आपका स्थलाकृति में जो अंतर है ये। और वहीं पे संगठन तो आपको पता है भौतिक और आपका जैविक होता है, और भौतिक में आपको नॉन लिविंग स्थल, वायु, जल आते हैं, जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये पर्यावरण में कह सकते हैं उनकी संरचना के हिसाब से बांटा गया है। अब यहाँ पे धारणीय विकास या जो सतत विकास होता है उसकी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं लगभग मैक्सिमम। धारणीय विकास क्या होता है, जो आपका सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत क्या होता है कि वर्तमान की जो आवश्यकता है ना, इसको हम पूरा करें, मतलब वर्तमान की जो आवश्यकता है इसको पूरा करते करते क्या करें, साथ में जो भविष्य की आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखा जाए। कहने का मतलब कोई साधन संसाधन है उसका हम इस तरीके से प्रयोग करें कि आज भैया हम अपना खाना अच्छे से खा ले रहे हैं, तो भविष्य के लिए भी सोचेंगे अरे यार हमारे जो बच्चे आएंगे उनके लिए हमें छोड़ना है। एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो यही आपका सतत विकास होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब धारणीय विकास, विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी हम ध्यान दें, तो ये आपका कहलाता है धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास बेसिकली देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को क्या करता है, तो बताता ही है, उसके विषय में बताता है, ठीक है। तो वह चीज मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बता दी। अब यहाँ पे देखा जाए धारणीय विकास का जो उद्देश्य है, पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना, यही बेसिकली जो आपका सतत विकास है या धारणीय विकास है उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। चलिए, और ये जो कॉन्सेप्ट था एक तरीके से सतत विकास का, इसकी व्याख्या 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दरअसल WCED की एक बैठक होती है, उसमें एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, उसी में ये इसका जिक्र किया गया था। और ये जो कमीशन बनी थी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, एक तरीके से जिसे जो ये बेसिकली जो पूरा जहां पे हो रहा था इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार यही परिभाषा दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो इस तरीके से बेसिकली जो आपका सतत विकास या धारणीय विकास का जो परिभाषा आया है वो आया 1987 में, जो ब्रटलैंड की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से, या फिर आवर कॉमन फ्यूचर जो पत्रिका थी, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए प्रकाशन जो था। अब इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य बेसिकली मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधियां हैं और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक, जैसे कि आपके जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, पोषित और कह सकते हैं संग्रहित हो की जा सकती हैं। अब 1992 की बात है, 1992 में पृथ्वी आज सम्मेलन हुआ था जिसको एजेंडा 21 या फिर ये घोषणा के नाम से हम जानते हैं। इसके प्रति पूर्ण समर्थन की मतलब पूर्ण समर्थन इसने व्यक्त किया था, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य जो मुद्दा था वो सतत विकास ही था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना एक तरह से सभी आवश्यक क्या थे, घटक कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए जो प्रकृति है उसकी अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम जो प्रकृति है उसको समझें, मतलब समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी जो विकास नीतियां उनका निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक जो वांछित संतुलन उसको बनाए रखें, और टिकाऊ विकास की हम सतत विकास की बात करें। टिकाऊ विकास की ओर अनिवार्य शर्तें क्या है, तो वे सूचनाएं की उपलब्धता पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे टिकाऊ विकास की आवश्यकता सूचना क्या है, इस तरीके देख सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित सूचना है, मनुष्य क्रियाकलापों से संबंधित सूचना है, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं में आपका आ जाएगा जैविक जो अधिवास है उनसे संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, आपको यहाँ पे पर्यावरण के आधारभूत जो कारक है उनसे संदर्भित है, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति की बात करता है ये। वही मनुष्य व उसकी क्रियाकलापों की संबंधित सूचनाएं में जनसंख्या वृद्धि दर, फिर जनसंख्या का आकार, फिर आपका विभिन्न संसाधन व जो खाद्य
उपलब्धता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए जैसे गैर अनिवार्य जो सृजनात्मक सुविधाएं हैं, फिर औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, ये सब चीजें आ जाती हैं मनुष्य व उसके जो क्रियाकलाप के संबंधित सूचनाएं। अब यहाँ पे देखा जाए तो उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं जो आपकी होती है ना, ये सुदूर संवेदन तकनीक जैसे सांख्यिकीय विधि तथा भौगोलिक सूचनाएं तथा जो भौगोलिक सूचना के तंत्र हैं या फिर पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से जो ये प्राप्त सूचना है, इनके आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है और फिर विकास की योजनाओं का रूपरेखा तैयार किया जाता है। अब प्राकृतिक में कुछ आपके चक्र होते हैं, जैसे कार्बन चक्र और जल चक्र की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण विभिन्न जो आपके अजैविक और जैविक घटक है, इनसे मिलकर बना है और ये घटक आपस में अंतक्रिया करते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सामान्यतः ये अंतक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। बेसिकली जैव भू रसायन चक्र यही होता है जो जैव का चक्र होता है। ठीक है, और ये चक्र बेसिकली देखा जाए तो जो प्रकृति है उसमें कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो पृथ्वी पे जो पृथ्वी है, इसके कार्बन चक्र में जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अपघटन से, जीवधारियों तथा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। क्या मतलब समझे यहाँ पे? प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है। तो देखिए, जब अपघटन होगा मतलब कोई भी जैसे जीव जंतु है वो आपका एक तरीके से क्या होंगे, तो सड़े गलेंगे। ठीक है, उनका अपघटन जब होगा बेसिकली, तो ठीक है, फिर जीवधारियों हैं उनके द्वारा जो श्वसन लिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, उस तरीके से क्या होगा, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी। ज्वालामुखी क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उस तरीके से वायुमंडल पहुंचेगी। जीवाश्म ईंधन का जब हम दहन करेंगे तो जो पर्यावरण है में आपका सीओडी जो कार्बन आपका CO2 है ये पहुंचेगी। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कैसी किस तरीके से ऐड होती है, तो ये आपकी 4-5 प्रक्रिया होती है, जैसे अपघटन, जीवधारियों का श्वसन प्रक्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, जीवाश्म ईंधन का दहन इत्यादि। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए जैसे कि जो आपका एक प्रोसेस होता है, जैसे कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण किया जाता है। तो कौन ग्रहण करता है? पौधे। ठीक है, किस लिए? तो अपना खाना बनाने के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है, मतलब पर्यावरण से कौन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो पौधे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली पूरा आपका कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन के तत्व को संतुलित बनाए रखने के लिए होता है। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, फिर पौधे ने इसको लेके खाना बना लिया, फिर क्या हुआ, कुछ पौधे के जैसे पेड़ पत्ते गिरे और ये पौधा मतलब पौधे मान लीजिए गिर गया तो ये सड़ा गला। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर से इसका अपघटन हुआ, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऊपर चला गया, कहाँ, इन्वायरमेंट में। इस तरीके की चीजें। या फिर इसी तरीके से देखा जाए तो अन्य जैसे कि आपका इसी को कोयला वाला बना दिया गया, तो कोयला जलाएंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पेट्रोल बनाएंगे उससे फिर इस तरीके की चीजें होते हैं। यही पूरा आपका बैलेंस हो जाता है, यही आपका क्या हो जाता है, भूज है और रसायन चक्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए कि ध्यान दें तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी जो अवस्था है उसमें पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में ग्रेफाइट व हीरा में पाया जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। ठीक है, यौगिक के रूप में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उनमें भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन भी विभिन्न भौतिक कह सकते हैं जो जैविक क्रिया है उसके द्वारा पुनर्चक्रण होता है। वहीं दूसरी ओर अगर जल चक्र की बात करें तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। ठीक है, और सौर विकिरण जो होता है जल चक्र को चालित करता है और जल वाष्पीकरण करता है। बेसिकली यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो जल चक्र है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, वही सौर विकिरण कहलाता है, क्योंकि पानी को यही गर्म करेगा, पानी को गर्म करेगा तो पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण तभी होगा। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो आप है वाटर साइकिल के लिए वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो सौर विकिरण है। ठीक है, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा या यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी जो होती है उसी के हिसाब से आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल एक तरह से द्रवीकरण होता है, मतलब वाटर में चेंज जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो सौर विकिरण के द्वारा ही। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में एक तरीके से देखा जाए जल चक्र को निम्न प्रकार से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कैसे, तो यहाँ पे देखिए पूरा ये नदी वगैरह था, यहाँ पे पानी था। अब यहाँ पे एक तरह से सूर्य देवता है, इन्होंने प्रकाश डाला तो पानी क्या हुआ, गर्म होके तो इस तरीके से भास बन के इस तरीके से गया ऊपर, फिर बादल बना। अब बादल बन गया तो बादल धीरे धीरे ठंडा हुआ, कम तापमान हुआ तो संघनित हो गया, तो संघनित होकर क्या हो गया, तो ये फिर से वाटर में चेंज होगा, तो इस तरीके से वर्षा हो गई तो फिर से इसी में आ गया, तो ये साइकिल चलने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अवाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो प्लांट्स हैं उनसे पानी ऊपर जाता है, मतलब एक तरीके से जैसे हम निकलता है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए जो जल चक्र है इसमें पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में आपका एक तरह से प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रूम जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा
वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधे के अधिकांश मूल रूम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक जगह मान लीजिए उखाड़ के फिर दूसरी जगह ले जा रहे हैं बोरे ना, तो उसके जो मूल रूम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो बस वो आपका खराब हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं हो पाती है। कई बार पीछे से पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ध्यान दें तो मूल रूम है मृदा में उपस्थित मृदा विलयन जो होता है सॉइल सोल्यूशन होता है उसके संपर्क में रहते हैं। इन मूल रूमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रूमों की कोशा भित्ति जो होती है, एक तरह से देखा जाए सेलुलोज से, किससे बनी होती है, किससे, सेलुलोज से, और इनके साथ इनमें कुछ आपका पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूल रूम मृदा से चिपके रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब मूल रूमों की कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो पारगम्य में होती है, मतलब प्रीमिएबल होती है, एक तरह से प्रीमेबल जो मेम्ब्रेन होते हैं उसकी तरह कार्य करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की चीज यहाँ पे बताया गया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखा, इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में जो उर्वरक है अर्थात जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तो जो मूल रूम है, मूल रूमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, जैसे कि जो आपका अवेलेबल सॉइल वाटर वाली जो भूमि है, मृदा के तापमान, मृदा के विलयन की सांद्रता व मृदा की जो वायु है जैसे कारकों पर निर्भर करती है। तो कारक भी पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार जल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे वायुमंडल के बारे में दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो बेसिकली चौथा टॉपिक है, ये कह रहा है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तत्व बेसिकली देखा जाए पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा हम अपने आगे क्या करते हैं, उप विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये तत्व होता है। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, एक तरीके से देखा जाए जो तत्व है द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, मतलब मिलते हैं। वही मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं, लेकिन अनुपात भी यहाँ पे एक तरह से किसी भी अनुपात में, इनमें अनुपात फिक्स नहीं होता, रेशो फिक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी पे पारित विद्यमान जैसे कि गैसें वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह जो मिश्रण होता है वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर पाया जाता है। शुष्क वायु के घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, जैसे नाइट्रोजन 78%, लगभग आपका ऑक्सीजन 21%, आर्गन आपका यहाँ पे 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे देखा 0.03। तो नो एसी से मैंने आप लोग को याद कराया, कभी कभार ये पूछ लेता है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन, ठीक है। तो 4 कम से कम याद रखिएगा। फिर इसके बाद नियॉन आती है और इस तरीके से चीजें हैं। स्वपोषी जो पेड़ पौधे हैं और प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडली को, जो वायुमंडल है उसको दूषित करने वाली जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषण करते हैं, तो कई बार मैं बता चुका हूँ। अगर वनस्पति नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर जीवन एक तरीके से क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन पूरा आप देख सकते हैं। चलिए, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे ये दिया गया है। इस प्रकार अगर देखा जाए पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े अर्थात ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए विभिन्न क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे हरे वृक्ष की कतारें खड़ी करके हम जो ध्वनि प्रदूषण है इसको कर सकते हैं, इसको ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन मफलर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है नॉइस पॉल्यूशन से बचाने के लिए। इस तरीके से ये आपकी सड़क हो गई तो यहाँ पे इस तरीके से साइड में क्या होता है, तो हम लोग पेड़ मतलब यहाँ पे पेड़ लगा देते हैं, जिससे जो आपका एक तरीके से देखा जाए जो गाड़ियों की आवाज है ये हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ये ग्रीन मफलर होता है। जैसे कान पे हम लोग क्या करते हैं, ठंडी लग रही है भैया, ये टोपा लगा लेते हैं, इस तरीके से कान पे मफलर बांध लेते हैं ना, कि ताकि हमें हवा ना लगे ना, इसी तरीके से इसलिए इसका ग्रीन मफलर है। ग्रीन है तो ग्रीन मफलर नाम हो गया, ठीक। अब पर्यावरण जो सुरक्षा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। जहां एक ओर जो प्रदूषण है पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक है, ठीक है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो अब इसी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे जिससे पर्यावरण की क्षति कम होगी, प्रदूषण कम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका धारणीय विकास ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारणीय विकास एक कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलुओं से संबंधित है। वातानुकूलित जो आपका पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। जैसे एसी चलाएंगे तो ऑब्वियस बात सेफ से निकलेगी, जो कि किसको, तो जो ओजोन लेयर है उसको प्रभावित करती है। इस तरीके से जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैले का प्रयोग व जो वातानुकूलन है उसका पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास
का विनाश या विविधता की हानि या फिर प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकर्ष कहते हैं। कई बार पूछा है पर्यावरण अपकर्ष आपसे पूछे तो क्या मतलब है? जब हम प्राकृतिक आवास का विनाश कर रहे हैं, जब विविधता की हानि कर रहे हैं या प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कर रहे हैं, तो इससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, प्राकृतिक भी हो रहा है और मानव जनित भी हो रहा है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय बेसिकली क्या होता है? जो चट्टान है ना, उनका टूट फूट वह क्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एक विदृढ़ होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे अपक्षय मतलब वेदरिंग होता है। मान लीजिए एक बड़ी सी चट्टान है, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मान लीजिए कि बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, तो कुछ यहाँ पे रिएक्शन हुआ जिससे चट्टानें टूटी और ये चट्टान टूट के यहाँ पे छोटे छोटे कणों में इस तरीके से गिर गई। तो यही आपका वेदरिंग होता है। इसमें स्थान चेंज नहीं होता, सिंपल सी बात है। वेदरिंग में अर्थात अपक्षय में स्थान चेंज नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा है धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है, अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। चलिए, धारणीय विकास, तो यहाँ पे देखा जाए धारणीय विकास बेसिकली आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। और सतत विकास लक्ष्य जो है, इसको वर्ष 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, एक तरीके से वहां पे अपने संयुक्त राष्ट्र ने कहा था अपनाने के लिए। ठीक है, धारणीय विकास की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 2030 तक हमें अचीव करना है। ठीक है, और धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन या कह सकते पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें कुल 17 गोल है धारणीय विकास के लिए, और आपका यहाँ पे देखा जाए जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। जैसे कि पहला में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले में गरीबी समाप्ति है, दूसरा में भूखमरी है, मुक्ति है मतलब, तीसरा हम लोगों के लिए स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, चौथे में क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, पांचवें में लैंगिक समानता है, छठे में आपका स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है, फिर सातवें में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा है, आठवें में आपका उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि है, नौवें में आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है, 10वां जो एसडीजी गोल है उसमें असमानताओं की कमी है, 11वां में धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास बनाना है, 12वें में क्या जिम्मेदारी के साथ उपयोग और वहन उपभोग और उत्पादन है, 13वां में जलवायु कार्रवाई है, 14 में क्या है, तो जलीय जो जीव है उनकी सुरक्षा है, जैसे जल में जीवन है, 15 पे क्या है, स्थल पर जीवन है। ठीक है, 16 में क्या है, शांति अन्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी है। इस तरीके से ये एसडीजी गोल हो गया। ठीक है, एसडीजी 3 सभी जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करते हैं, सभी वर्ग के। ठीक है, चलिए, जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 17 आपके लक्ष्य होंगे जिन्हें हमें आपका एक तरीके से देखा जाए तो 2030 में वही अचीव करना है, मतलब क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, ठीक है, ये बस इतना बहुत है। अब यहाँ पे इस तरीके से करंट अफेयर की चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा देख, करंट अफेयर की चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, धारणीय कृषि क्या होती है? धारणीय कृषि मतलब ऐसी कृषि जो एक तरीके से पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और हमें फायदा भी करे। कहने का मतलब सिंपल समझिए, धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि इस प्रकार प्रयोग की कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। बस यही तो भविष्य के लिए जहां देखा जाए तो धारणीय चीजें आ गई तो ऑब्वियसली बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया एक तरीके से। वर्तमान में भारत में की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और जो संबंध क्षेत्र है उस पर निर्भर है। अगर ध्यान दें तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य जो पदार्थ है उनका जो उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसकी वजह से कृषि अर्थात हरित क्रांति के तहत रासायनिक जो खाद है उर्वरक है उनका प्रयोग हो रहा है, जहरीले कीटनाशक वगैरह का, जिससे जो कृषि है सॉरी जो मिट्टी है वो एक तरीके से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है, और परंतु इसके प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता में यहाँ पे क्या होता है, व्यक्त क्षति मतलब एक तरह से बहुत क्षति पहुंच रही है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर एक तरह से तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस हेतु जैविक खाद जो बायो फर्टिलाइजर होता है इसका प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, वर्ष 2014-15 से चलाया जा रहा है। और यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है का एक भाग है। क्लब ऑफ रोम जो एक तरह से वैज्ञानिक थे, मतलब क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों के जैसे अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली जो वैश्विक चुनौतियां उनके समाधान हेतु सुझाव देती है। ठीक है, और ये संस्था शोध विवाद वाद विवाद सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझाव का क्या करती है तो उपलब्ध कराती है। 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास का लक्ष्य भारत एसडीजी इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इस तरीके से ये आपका रैंक थी। तो ये छोड़िए, करंट अफेयर की चीजें हैं। चलिए, अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको रियो समिट कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य से विश्व भर के नेताओं ने 1992 में ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरो उसमें आयोजित पृथ्वी जो सम्मेलन में उसमें एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में बेसिकली जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। ठीक है, और उसके लड़ने के लिए प्रयास भी किया गया था। अगर देखा जाए लगभग 180 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर आयोजित इस सम्मेलन
सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरो अर्थात ब्राजील में जो 1992 संपन्न पृथ्वी शिखर संपन्न जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। और 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा अर्थात जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी होती है ना, उसकी स्थापना भी की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और 18 संस्थाओं के साथ इसमें कुल 186 सदस्य देश हैं, जो कि वैश्विक पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां उसे निपटने में सहायता करते हैं। और ये संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र जैसे स्थलीय और जलीय को सुरक्षित करने की अपनी भूमिका निभाता है। और अगर बात करें जो आपका जीईएफ है, ये यूएनएफसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि जो होता है एक तरीके से वो उपलब्ध कराता भी है। और ये इन देशों को उनके नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, जिसको नापास कहते हैं, कि तैयारी व क्रियान्वयन में सहायता भी करता है। तो अगर ध्यान दे तो 29 अक्टूबर से 10 नवंबर 2021 के मध्य COP7 आपकी बैठक मार्केस मोरक्को में ये हुई थी, ठीक है। और इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। तो इस तरीके से याद रखें 2001 की बात है ये, ठीक है। और ये निधि अनुकूलन के साथ साथ आपका विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 की बात कर लेते हैं। तो ब्राजील के जो रियो डी जेनेरो 1992 में जो बैठक हुई थी, इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन जो स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972 में जो हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृति की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से हम लोग जानते हैं। एजेंडा 21 बेसिकली धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना थी, ठीक है ना। तो ये इतना याद रखिएगा। अब यह पारिस्थितिकीय जो विनाश है तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। तो इस तरीके से आप लोग स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, फिर उसके 20 साल बाद आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में होता है, फिर एजेंडा 21 इसमें आता है, फिर 5 वर्ष बाद समीक्षा होती है, जिसको हम लोग पृथ्वी +5 मतलब पृथ्वी सम्मेलन +5 जो कि 1997 होता है, तो ये होता है, ठीक है। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन की 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए, इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 के नाम से दिया गया, ठीक है। इस एजेंडा को निम्न प्रकार या प्रमुख भागों में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, तो जैसे जैविक विविधता संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा है, पृथ्वी जो पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने की बात की गई थी। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण व विकास की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास था। अब यहाँ पे रियो+20 सम्मेलन क्या है? तो रियो+20 सम्मेलन वही 1992 का एक तरीके से देखा जो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन था, उसका ठीक 5 वर्ष बाद आपका एक तरीके से 1997 में आपका एक तरीके से सम्मेलन होता है, जिसको हम लोग रियो+5 कहते हैं, या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन हेतु बनाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिससे टिकाऊ विकास की जो लक्ष्य है वो हासिल करने में सहायता मिले। और उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के मध्य रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में बेसिकली की विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, तथा रियो+20 का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में फिर से आपका 2012 में संपन्न हुआ था, ठीक। चलिए, और ये जो सम्मेलन था ये 1992 के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था, ठीक। और 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित आपका रियो+20 सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। और इस मौजूदा थी इसमें जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समझौता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। और इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की जो आवश्यकता है उस पर बल दिया, तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि की कार्यवाही इसमें एक तरह से आह्वान किया गया। और इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था की कार्रवाई के लिए भागीदारी अर्थात आपका यहाँ पे एक नया कह सकते हैं कि पेज सृजन हुआ, मतलब एक पेज नाम का एक तरह से सृजन किया गया, ठीक है। अब विभिन्न संगठन एवं संस्थान इनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठन और संस्थाएं बनाई गई है। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जिसको नीरी कहते हैं, ये आपका महाराष्ट्र के पुणे में है ना, ठीक है। नागपुर से, हाँ नागपुर में, पूरे कर रहा हूँ, नागपुर शहर में है। और ये 1998 में बना था, 1958 में बना था। बस इतना से याद रखिएगा, बेसिकली और तो कुछ इसमें नहीं है। इसके 5 क्षेत्रीय जो प्रयोगशाला चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं आपका मुंबई में है। और एक तरीके से देखा जाए नीरी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान नीरी के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य। देख लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका देखा जाए यहाँ पे NEAA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इसका गठन बेसिकली तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अर्थात आपका देखा जाए के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था, ठीक है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध
हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का संचालन या जो प्रक्रिया है उनकी श्रेणी में जो संबंध है उस हिसाब से किया जा सके। ठीक है, वर्ष 2010 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है जिसको एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो आ गया। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो कि पृथ्वी के मुक्त वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान अभी समय, ठीक है, लागू हुआ था। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है और 17 मार्च 1951 को क्या हुआ, तो जो आपका IMO है अर्थात इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की बात करें तो स्थापना 1972 में, तो इसका मुख्यालय आपका नैरोबी में है। ठीक है, EPA की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण व प्रवर्तन की बात करता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर क्या है, तो सरकारी पर्यावरण संगठन है। यहाँ पे देखा जाए बेसिकली इसका मुख्यालय बहुत पूछता है तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम है, तो 1972 में आपको पता है स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए या उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। और यह अधिनियम बेसिकली केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए प्रयास करे। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उल्लेखनीय भोपाल गैस त्रासदी जो कि आपको पता है कि 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। ठीक है, और इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए कानूनों में समन्वय बनाने, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दिन किया गया था। अगर ध्यान दें तो 22 जुलाई 2010 को गजट आपका नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार अर्थात जो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत निहित है, तो उसके अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, चलिए बाकी देखा जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना आपको पता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में हुई थी 18 अक्टूबर को। ठीक, इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी जो कानून है अधिकार के परिवर्तन, पीड़ित व्यक्ति या अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, अब कुछ परीक्षा उपयोगी पर्यावरण से संबंधित तथ्य हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक मतलब यहाँ पे देखा जाए है, तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से क्या करता है, प्राकृतिक वनस्पति हमें बताता है। ठीक है, जल प्रिय पौधे बेसिकली क्या होते हैं, तो बेसिकली जल जहाँ पे होता है वहाँ पे इस तरह या उस जैसे कि जल जहाँ पे पाया जाए, जैसे दलदली भूमि, नदी के किनारे, तालाब के किनारे उगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर लिली हो गई, जल प्रिय पौधे होते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है, या एक तरह से ये खत्म हो जाते हैं। इको मार्क बेसिकली प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। ये प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो होता है ना, उसके द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, WM द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम था ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे देखा एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है यहाँ पे, तो सिविलाइजेशन एंड आपका क्लाइमेट। ठीक है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है जिसकी लेखक अमेरिकी जीव विज्ञानी संरक्षणविद रेचल कार्सन है, और ये पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुवा जो कि जापानी किसान और दार्शनिक थे। पलाची मांडा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला की कंपनी बन रही थी भैया, बड़ा की इकाई यहाँ पे लग रही थी, जिससे बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में जल का दोहन करने के कारण यहाँ पर्यावरण एक तरह से भारी नुकसान हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय स्टॉकहोम जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1932 में हुआ था, उसी से यहाँ ये जो चीजें ली गई थी। ठीक है, चलिए, और अगर देखा जाए पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, निर्णय लिया गया था। पारिस्थितिकी अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पारिस्थितिकी इकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो जीव समुदाय है तथा उनके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध है ना,
या फिर अंतःक्रिया जो हो रही है उसका अध्ययन किया जाता है, यही आपका इकोलॉजी कहलाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में किसने, हैसरेटर ने किया था, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग आपका ओकियोलॉजिस के नाम से किया था, जिसकी विस्तृत व्याख्या इन्होंने दी थी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ओकेस मतलब होता है हाउस ऑफ लिविंग स्पेस, घर या आवास, तथा लोगोस मतलब होता है स्टडी, ठीक है, अध्ययन को मिलाकर ये आपका इकोलॉजी बना था। अर्नेस्ट हैकेल 1869 में बताते हैं कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। यूजीन ओडम थे, इन्होंने 1963 के अनुसार पारिस्थितिकीय प्राकृतिक की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन होता है। तो इस तरीके से ये इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, जलवायु ही नहीं वरन आपका यहाँ पे देखा जाए मानव समाज व उसके जो भौतिक पर्यावरण है उसकी क्रिया विधि का भी अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में आपका एजी ट्रांसलेट द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का जो संकल्पना वो प्रस्तावित की गई। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर होती है। पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार क्या होता है, निवेश मतलब इनपुट तथा आपका आउटपुट होता रहता है। ठीक है, अगर ध्यान दे तो बंद तंत्र में ये क्रिया नहीं हो सकती है और ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा है उसको आपका कार्ल मोबियस ने आपका बायोनोसिस, ठीक है, बायोनोसिस तथा आपका फोर्स ने आपका माइक्रोकॉस्म, ठीक, कहा था। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा आगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रकृति है उसकी एक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर या फिर सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव जो पर्यावरण है के साथ अंतःक्रिया करके आपका एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है तथा एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक मतलब ये सूक्ष्म होगा और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे समुद्र जितना बृहद भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है। और हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। जयमंडल की बात करें बायोस्फीयर, तो इसमें मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी एक परत है जो कि पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसके साथ जीवित जीव जो होते हैं संबंधित तथा मंडल के जीवों का भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार जयमंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र है जिसमें जैविक तथा अजैविक दो संगठक आपके होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या देख लेते हैं। तो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक क्षेत्र इकाई है। इसकी रचना दो मूल संगठनों से होती है, जैविक और आपका यहाँ पे अजैविक संगठक जो होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी क्या होती है तो उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। परितंत्र के घटक क्या होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैसे जैविक हो गए तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक जो घटक है संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं, मतलब इकोसिस्टम का एक निर्माण करते हैं। अर्थात परितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र को धारण करता है। तो इस तरीके से परितंत्र के घटक हो गए अजैविक और आपके यहाँ पे जैविक घटक। तो इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि जैविक अजैविक में भौतिक घटक आएंगे, कार्बनिक घटक आएंगे और अकार्बनिक आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जैविक है तो वही उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे देख सकते जैसे आपका इसमें प्राथमिक द्वितीयक आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं, मतलब कुल मिला के लिविंग और नॉन लिविंग से आप लोग समझिएगा। अब पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र, वही चीज फिर से बताई जा रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अतः जीवमंडल में उपस्थित सभी संगठक जो होते हैं उनके वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वे जीव विज्ञान प्रकार जो होता है विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीवमंडल का निर्माण करते हैं। अगर ध्यान दें तो एक जाति से जीवधारियों की संख्या उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और एक निश्चित क्षेत्र या भू जो दृश्य में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं तो ये जैवमंडल या फिर जैविक संगठन कहलाते हैं। जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र कई मिल गया तो आपका एक तरह से ये आपका कहला गया। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों के दो प्रमुख भागों में बांटे जा सकते हैं, स्वपोषित संगठक और आपका यहाँ पे एक तरह से परपोषित। स्वपोषित जो अपना खाना स्वयं बनाए, ऑटोट्रॉफिक इसको कहते हैं। तो वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना जो आहार है स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे हरे पौधे, कुछ जीवाणु हो गए। इन्हें प्राथमिक उत्पादक या फिर प्राथमिक पोषक
या फिर मूल उत्पादक भी कह सकते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? तो मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधे जो प्राथमिक आपके उत्पादक हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या करते हैं तो अपना जो आहार है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। अतः उपभोक्ता द्वितीय पोषक या फिर द्वितीय उत्पादक कह सकते होते हैं। वियोजक क्या होता है? डिकम्पोजर। तो ये अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे, जंतु या फिर अन्य जैविक जो पदार्थ है उनको सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वे अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों को पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। प्रकृति है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और वे हैं स्थलीय और जलीय। तो घास स्थल, वन तथा वन मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। वहीं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए घास स्थल प्रदेश में बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपका एक तरह से क्या होता है, मानवकृत पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, जैसे धान का खेत होता है ना, वही। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब कृषि करने लगे तथा वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि यहाँ पर देखा धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें तो इस तरीके से स्थलीय, जलीय और आपका मानवीकृत है। तो स्थलीय में वन, घास ये सब हो गया, जलीय में ये सब हो गया, ठीक है। मानव में आपका कृषि, खेत खलियान वगैरह, आपका जल जीवाश्म जो जल जीवशाला हो गया, एक्वेरियम जिसको कहते हैं, अंतरिक्ष यान, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। और सागरीय अर्थात महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ साथ ही गुलित ऑक्सीजन होती है, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर रहता है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग आपका देखा जाए 97% भाग समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त जो आपका नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले होते हैं, ये बटे हुए नहीं है, जैसे कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ध्रुवों अर्थात पोल पे तथा मध्य रेखा इक्वेटर के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री धाराओं के कारण जल का जो सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इसी कारण तापमानों का स्तर जैसा कि झीलों में होता है नहीं हो पाता है, और जल में मतलब एक समान नहीं स्तर हो पाता, ठीक है। जल में ऑक्सीजन की कमी भी इसी कारण हो पाती है। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अगर देखा जाए स्तरण अर्थात स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। इस प्रकार जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओशनिक जोन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं नेट्रिक जोन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा कम होती है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक है, ठीक है। चलिए पारिस्थितिक असंतुलन क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है, परंतु विभिन्न कारणों यथा जैसे कि वनोन्मूलन हो गया, मतलब पेड़ जब काटेंगे, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन अर्थात लकड़ी का काटना, वनोन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित हम यहाँ पे देख सकते हैं। वनों के कारण यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, वनों की जगह में परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से झूम कृषि हो गई, वनाग्नि हो गई, शहरीकरण हो गया, ये ठीक है। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनता इसके गौण कारणों में से जाना जाता है। मुख्य कारण वही है, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण, वन रोपण पदार्थ का पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण में व्याप्त जो प्रदूषण है, इनका निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। अगर ध्यान दें तो जल प्रबंधन, वनारोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकीय संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलन को कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में या जो पारिस्थितिक तंत्र उसके संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जो धारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वे खाद्य कहते हैं। जैसे पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और अगर देखा जाए तो ध्यान दें तो जीवधारी हैं उनके द्वारा ऊर्जा ये प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक डायरेक्शन में होता है। उदाहरण के लिए किसी घास स्थल पंतत्व की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले घास है, तो घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, इस तरीके से ऊर्जा आपका जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके देख सकते हैं। चलिए अगर ध्यान दें तो जीवीय घटक संगठन जो बायोटिक कंपोनेंट ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो कि
एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। जीवित संगठनों के समांतर शामिल है उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, शैवाल, उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य हो गए, अपघटक जैसे कवक और जीवाणु। वायरस नहीं आता, ये याद रखिएगा। किसमें? अपघटक में। पोषण स्तर के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक अर्थात पौधे, उपभोक्ता अर्थात आपके जंतु एवं अपघटक, कवक और जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित होती है, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का संबंध खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार देखा जाए तो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जैसे फूड चेन के पारस्परिक संबंध को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो फूड वेव या फिर खाद्य जाल कह सकते हैं। ठीक है। खाद्य जाल वास्तव में एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे से भोजन के संबंध जो होता है वो स्थापित करता है। इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखला का एक नेटवर्क होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहु दिशा में होता है। किसमें? खाद्य जाल में। ठीक है। परितंत्र में जैविक घटक में हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आपके यहाँ पे आते हैं। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। इन्हें प्राथमिक पोषक या फिर उत्पादक कहते हैं। इस प्रकार पौधे को स्वपोषित भी कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग का जो आपका लवक होता है, एक तरीके से देखा जाए क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार व ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में आपका देखा जाए फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना क्या करते हैं? तो खाना बनाते हैं, कुल मिलाकर ऊर्जा देते हैं। आगे फिर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स की मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन्स ये उत्तरदायी हैं। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के जो प्राथमिक उत्पादक हैं इस प्रकार है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि प्राथमिक उत्पादक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पादप प्लवक, फिर जड़युक्त पौधे, विभिन्न प्रकार की घास है, ये सब है। और वहाँ पे समुद्र में आपका यहाँ पे इस तरीके से चीजें हो गई। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे यहाँ पे क्या करें? किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः ये प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये डिकम्पोजर अपघटक भी है तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों ही है। और ये जैसे कि ये पौधे को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है और साथ साथ आपको पता क्या खाती है? जो बाघ है ये मांसाहारी प्राणी तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है, अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। उदाहरण के लिए टीडा में रखे सब। अगर ध्यान दें तो साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी जो होता है होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए मनुष्य शाकाहारी व मांसाहारी दोनों है, अतः ये सर्वाहारी कहलाता है। अपघटन की बात करें तो अपघटन वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक जो तत्व है उनका पुनः चक्रण होता है। अपघटन निर्जीव कार्बनिक तत्वों को जो निर्जीव कार्बनिक तत्व उनको अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, आपका केचुआ अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या फिर अपरत पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर से मृत प्राय जीवधारी जैसे पौधे जंतु जो हो गए ना, उनके विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रावन करते हैं। इससे विघटित होकर मृदा में समांतर अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है और इन्हें पौधे मृदा के से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य कार्बनिक जो तत्व हैं इनका परितंत्र में पुनः चक्रियन होता रहता है। ठीक है। स्थलीय परितंत्र की तरह ही समुद्री जो परितंत्र है उसमें भी खाद्य आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। डायटम सबसे पहले सपोषी होते हैं, फिर आपका क्रेटेशियाई आता है जो कि शाकाहारी उपभोक्ता है, फिर हेरिंग आ जाता है मांसाहारी उपभोक्ता है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण जो पॉलिनेशन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में अगर गिरावट होगी तो पौधों के परागण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य अर्थात लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। ये बड़े, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि की भोजन भी है, अतः तितलियों की संख्या गिरावट में से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है खाद्य श्रृंखला। ठीक है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा है। जलमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जलमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक तंत्र जो पारिस्थितिकी प्रणाली है उसका योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह जैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली से नहीं, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली में, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है। उष्मागतिकी नियम के अनुसार देखा जाए, पहले नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो सृजन होती है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है। अतः देखा जाए तो ये एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल जाती है। दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा
एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है तो कुछ ऊर्जा की कमी हो जाती है, ठीक, खत्म हो जाती है। अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा हो जाती है। अतः देखा जाए तो ऊर्जा उत्पादन से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीय से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ जब प्रभावित होती है तो 10% ऊर्जा का यहाँ पे ह्रास होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसको लिंडेमान साहब ने बताया था, जो कि पीसीएस में इस बार पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं बता दूंगा। तो हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को हस्तांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अगर ध्यान दें तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% जो भाग है वो शाकाहारियों द्वारा संग्रहित हो पाता है। लिंडेमान साहब ने 1942 की बात है, 10% नियम बताया था। बेसिकली 10% नियम ये था कि मान लीजिए उत्पादक, इसके पास 100% ऊर्जा है, तो 10% ऊर्जा जाएगी तो इसका 100 का 10 तो आपका 10 ऊर्जा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 जाएगी, फिर यहाँ पे आपका 0.1। इस तरीके से क्या होता है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, 10% ही ऊर्जा आगे जाती है, ठीक है। यही लिंडेमान साहब ने समझाया था। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, इनके अनुसार अगर देखा जाए, इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक जो उत्पादकता होती है, नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी, वो 10% भाग अपने में संचित करता है। जबकि मांसाहारी, कोई भी मांसाहारी जंतु एक शाकाहारी जंतु का खाता है तो शाकाहारी 10% ऊर्जा को संचित करता है। इस प्रकार देखा जाए तो खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर अर्थात प्राथमिक, द्वितीय, तीसरे या फिर सर्वश्रेष्ठ श्रेणी तक उपभोक्ता केवल 10% ही ऊर्जा अपने शरीर को मतलब क्या करता है, हस्तांतरित करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा आगे, ठीक है, अब पोषण स्तर देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इकोसिस्टम, उसकी आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। जैसे कि पोषण स्तर 1 पे आपका एक तरह से स्वपोषी जीव आते हैं, प्राथमिक उत्पादक कह सकते हैं। फिर पोषण स्तर 2 पे प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। पोषण स्तर 3 पे मतलब द्वितीयक जो आपके उपभोक्ता होते हैं। पोषण स्तर 4 सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता कह सकते हैं। अब घटक डिकम्पोजर उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। अब पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जो स्तर है उसके प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखाचित्र निरूपित करते हैं। तो ये जैव भार का पिरामिड होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव भार का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो सीधा बनता है। यहाँ कैसा बना है, सीधा कैसे बनेगा? हाँ, स्थलीय ना, स्थलीय कह रहा है ना, स्थलीय तो सीधा बनेगा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड, बेसिकली सिंपल सा मैं बता देता हूँ जैव भार क्या आता है। जैसे मान लीजिए शुष्क भार होता है ना, वही पे बनता है। तो कैसे सीधा बनेगा? जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम्पल के माध्यम से, ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है। अब इस पर इस तरह से टहनियाँ हैं, इससे बहुत सी चिड़िया बैठी हुई हैं। क्या बैठी हैं? चिड़िया बैठी हैं, ठीक है, चिड़िया बैठी हुई हैं। इन पे आपके परजीवी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका शुष्क भार निकाल दो। तो इतना बड़ा पेड़ है, इसका शुष्क भार निकाल लीजिए 1000 किलो था। तो इसमें से पानी निकाल देंगे तो भी तो इसके अंदर मान लीजिए 70% पानी है, तो 300 किलोग्राम का ये तभी बनेगा। अभी चिड़िया छोटी छोटी पूरी चिड़िया निकालेंगे तो भैया 50 ग्राम वेट नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट, फिर कम वेट, फिर ये इस तरीके से कैसा बना? ये पिरामिड आप देख रहे हैं, सीधा बन रहा है। तो असलिए पिरामिड सीधा बनता है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो बहुत सारे लेक्चर मैंने अपने चैनल पे लिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट अगर लगे आपको तो। जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र कैसा बनता है, तो इसका जो जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए प्लेक्टेंस होते हैं। अब यहाँ पे प्लेक्टेंस की देखेंगे तो क्या छोटे छोटे आपके कह सकते हैं कि जीव है, वो कितनी उनका जो शुष्क बाहर निकालेंगे बहुत कम होगा। फिर उनको खाने वाले कुछ मछलियाँ हैं। अब इस तरीके से छोटी मछली, बड़ी मछली जैसे वेल वगैरह आ गई, तो वेल का जो आपका शुष्क बाहर बहुत ज्यादा होगा। तो ये पिरामिड कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए संख्या का पिरामिड भी आपका उल्टा सीधा बनता है। संख्या हिसाब से, जैसे एक पेड़ है, इस पे एक ही पेड़ है, बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे परजीवी हैं, तो कैसा बना? उल्टा बन गया। इस तरीके से पेड़ का पिरामिड, ठीक है। और संख्या में और देखा जाए, जैसे कि घास वगैरह, बहुत सारी घास है, बहुत सारी घास है, उसको खाने वाले टिड्डा है आपके यहाँ पे कम होंगे, फिर उनसे कम आपके यहाँ पे उसको खाने वाले मेढक होंगे। तो इस तरीके से ये कैसा बने? तो सीधा बना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे अगर देखा जाए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, क्योंकि 10% ऊर्जा हमेशा हानि होती है एक लेवल से दूसरे लेवल। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे 1000 ऊर्जा थी, फिर यहाँ पे आएंगे तो 10% गई, तो मान लीजिए यहाँ पे तो इस तरीके से 100 बची। तो इस तरीके से कैसा बना? तो सीधा बना। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो यहाँ पे दिया नहीं गया था, मैंने सोचा बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अब घटक की बात करें तो अब घटक इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक उत्पादक 100%, फिर 10%, फिर यहाँ पे इस तरीके से उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप ये ऊर्जा का सौर ऊर्जा है ये पूरा, ठीक है ना। चलिए, बाकी एक ही दिया था वहाँ पे पिरामिड के बारे में, तो मैंने तीनों बता दिया। चलिए, जैव भू रसायन जो चक्र है या फिर जैविक अनुक्रमण देखा जाए, पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैविक तत्वों के जैविक जो प्रावस्था है उसमें परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में
पुनरागमन के प्रारूप में जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों को जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है। जैव भू रसायन चक्र को पोषण चक्र या फिर कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवधारियों की मदद करने वाले यौगिक का हस्तांतरण शामिल होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे जैव भू रसायन चक्र की बात करें तो गैसीय चक्र होता है आपका, यहाँ पे अवसादी चक्र होता है। गैसीय चक्र में आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाएंगे, और अवसादी चक्र में आपका कैल्शियम, आपका फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र की में सम्मिलित किया है। भौतिक पर्यावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन यही कहलाता है। ठीक है। अगर ध्यान दें तो उदाहरण के रूप में देखा जाए तो घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधे की जड़ तक पहुंचने में से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारणों से घास जो स्थल है उनकी भूमि पथरीली व बंजर हो जाती है। तो ऐसी भूमि लाइकेन जो है उनके उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। यहाँ पे देखा जाए तो एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधे की विभिन्न जो प्रजातियां उनका अध्ययन किया तथा अनुक्रमण जो होता है उसकी स्वरमान परिभाषा दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्रकृति विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा स्थापित होता है। ओडम के अनुसार देखा जाए वैज्ञानिक ने अनुक्रमण मतलब ओडम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अनुक्रमण को ही क्रमागत विधि बताया गया। क्लीमेंट के अनुसार जैविक अनुक्रमण का सही क्रम इस तरीके से, सबसे पहले आपका न्यूटेशन, ठीक है, मतलब आपका नंगनीकरण, फिर प्रवास, माइग्रेशन, फिर स्थापन, ठीक है, इसेशन कहते हैं इसको, प्रतिक्रिया रिएक्शन, फिर आपका क्या होता है तो चरम सीमा आ जाती है, स्थिरीकरण आ जाता है, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। पारिस्थितिक संक्रमण का दिखाया अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। इन्होंने वर्ष यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन में प्रस्तुत किया था। समुदाय का जो पूर्ण क्रम है जो ये क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो सीयर कहते हैं, क्रमिक सीयर कहते हैं। चलिए पारिस्थितिकीय आंदोलन देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र को साम्य अवस्था में रखने हेतु जागरूक जो व्यक्ति थे उनके द्वारा समय समय विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन था चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन जो था पेड़ की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, और वन की कटाई को रोकने के लिए आपका 1974 की बात है 26 मार्च को उत्तराखंड के चमोली जिले के गौरा देवी के नेतृत्व में महिला जो थी वृक्ष से चिपकर खड़ी हो गई और पेड़ को नहीं काटने के लिए कह रही थी। 70 के दशक में यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है एक तरीके से उसको रोकने के लिए चला गया था। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन था और यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। पारिस्थितिकीय पदछाप व मिलेनियल जो इकोसिस्टम असेसमेंट वो क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकीय जो घटक है उनकी वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू चलाने के लिए आवश्यक होती वही पारिस्थितिकीय पदचाप कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकीय तंत्र के घटकों तथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदचाप आकार को बढ़ा देता है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी आपकी हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन से उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालिक क्षति को कार्बन सामाजिक मूल्य एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो कहते हैं। ठीक है, मानव समुदाय व देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने पारिस्थितिकीय पदछाप चिन्ह के आकार में समन्वयक बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकीय पदछाप या चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकीय की जो पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए पारिस्थितिकीय तंत्र, तो यहाँ पे देखा जाए यूकेलिप्टस उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में माना जाता है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी में जल स्तर काफी नीचे चला जाता है और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया की माटी में बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, स्थिर जल जिसको लैंटिक आवास कहते हैं एक तरीके से, इसमें आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आते हैं और बहते जल के आवास को हम लोग लोटिक कहते हैं। तो जैसे कि याद करा दूं, जैसे कोई लौटता है तो जगह चेंज करती है ना, लौटता है तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, जगह चेंज करिए तो आपका आ जाएगा लोटिक, और जो नहीं चेंज करा वो लैंटिक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल वो जरूरी है, देख लीजिएगा आप लोग। इकोटोन क्या होता है? बेसिकली दो विभिन्न जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके संक्रमण का जो क्षेत्र होता है बेसिकली वही इकोटोन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक इकोसिस्टम मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र ए है, एक आपका बी है, और यहाँ पे जो ये सिस्टम बना यही आपका इकोटोन हो जाएगा। ठीक है, इकोटोन हो जाएगा। बाकी तो इसमें बहुत कम दिया गया है इतना। ठीक है, इतना तो काफी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये आपका ट्रांजिशन जोन होता है, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाई जाती है। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। पारिस्थितिकीय तंत्र
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी ट्रांसलेटर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखा जाए जैसे कि प्रसिद्ध जो तंत्र है उसकी घटी उत्पादकता क्रम, यहाँ पे मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर प्राय अधिविविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। पिग्नोक्लाइन किसी भी जल निकाय में घनत्व जो प्रवणता है उसको दर्शाता है। हेलोक्लाइन बेसिक किसी जल में जो लवणता की प्रवणता है उसको दर्शाता है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है। अनिज ने 1973 में गहन जो आपका पारिस्थितिक तंत्र डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिक शब्द का मतलब होता है कि जो प्रकृति है उसके विचारों और दृष्टिकोण पर गहरी और मौलिक पूछताछ। पारिस्थितिकी नीचे जो होता है शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था जोसेफ ग्रीनस के द्वारा वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्मावास कहा था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण में सुधार के लिए 1986 में आया था। जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम 2006 में पारित किया गया। इसे वन अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना होती है, मतलब अपवेलिंग होती है कुल मिला के, जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म जो आपका पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल स्थानांतरित कर दिया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। तो वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए पारिस्थितिकी संवेदी जो क्षेत्र है उसमें रात्रि के समय व्यावसायिक जो प्रयोजनों हेतु वाहनों के आगमन व आवागमन को विनियमित किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है। अतः कृषि छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ पर विनियमित किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा इकोलॉजी था, कामबर था। मतलब ये इतना नहीं है, मतलब लगभग आपके जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे इतना इकोलॉजी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न पूछते हैं बेसिक प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो लगभग आपका देखा जाए तो 1 घंटे का वीडियो, नेट 1 घंटे का वीडियो, 1 घंटे में पूरी इकोलॉजी मिल जाएगी, काम भर मिल जाएगी। 90% इकोलॉजी है। अब बहुत अच्छे से पढ़ना, डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, तो थोड़ा सा आपको पता है उसको दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है ना, और उसमें दिया भी नहीं गया, जितना दिया मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक, हम मिलेंगे हम लोग कल। बहुत बहुत धन्यवाद।